हेलो फ्रेंड्स, सॉरी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आइए इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोडियम वेपर लैंप के बारे में। इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, इसके वर्किंग को देखेंगे और इसमें इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे कई कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे वीवीआई क्वेश्चन को भी हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। इसी प्रकार के इस लेक्चर को देखने के लिए आप सारे टेक्निकल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं सोडियम वेपर लैंप के बारे में। हमें उम्मीद है कि सोडियम वेपर लैंप को देखने से पहले आप ज़रूर गैसेज डिस्चार्ज ट्यूब या लैंप के वीडियो को, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को ज़रूर आपने देखा होगा। तो चलिए सोडियम वेपर लैंप के बारे में आज के इस लेक्चर में देखेंगे। सोडियम वेपर लैंप बेसिकली जो इसका जो प्रिंसिपल है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, वो एकदम डिस्चार्ज ट्यूब लैंप के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। इसमें क्या होता है, ये केवल एसी सप्लाई पर ही वर्क करता है। यहाँ से एसी सप्लाई आता है और एसी सप्लाई आने के बाद ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि हमारे पावर फैक्टर को बढ़ाएगा। ये चौक है जो कि हमारे शॉर्ट सर्किट करंट, चूँकि हम लोग जानते हैं गैसेज डिस्चार्ज लैंप निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर वर्क करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, I²R लॉस जैसे जैसे होते जाएगा, वैसे वैसे जो हमारे रेसिस्टेंस है कम होते जाएगा और ठीक उसी समय हमारा जो करंट है बढ़ते जाएगा, जिसके कारण धीरे धीरे शॉर्ट सर्किट कंडीशन आने लगेगा। उस शॉर्ट सर्किट करंट के वैल्यू को कम करने के लिए हम लोग चोक का इस्तेमाल करते हैं। इसके पास लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जो कि क्या करता है, करंट को अपोज करना शुरू कर देता है, करंट को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने नहीं देता है। इसके बाद नीचे हमारा जो है, नीचे हमारा लीक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद फिर हमारा ये डिस्चार्ज शेप ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब है जो कि यू शेप का हमेशा रहता है। सोडियम वेपर लैंप को हमेशा हॉरिजेंटल पोजीशन पर ऑपरेट करवाया जाता है। ये एक वीवीआई क्वेश्चन है जो हमारे प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आरआरबी जेईई में सोडियम वेपर लैंप से क्वेश्चन पूछता है तो ज़रूर से ज़रूर इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि सोडियम वेपर लैंप को किस पोजीशन में ऑपरेट किया जाता है। तो हमेशा इसका जो पोजीशन होता है वो हॉरिजेंटल पोजीशन में वर्क करता है। तो चलिए आइए अब देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन बेसिकली जो होता है, इसमें दो प्रकार के गैस इसमें रहती है। पहला जो होता है नियॉन गैस होता है और दूसरा जो होता है सोडियम वेपर होता है। और इसमें दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, दो इलेक्ट्रोड इसमें रहता है। जो हमारा नियॉन गैस होता है, सबसे पहले वो डिस्चार्ज होता है। उसका जो नियॉन गैस जो होता है, सबसे पहले वो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के बाद वह इनफ अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करता है, इनफ अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है। और उस जब हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है उस ट्यूब के अंदर, तो ट्यूब के अंदर हीट प्रोड्यूस होना कहने का मतलब है करंट जब फ्लो होने लगता है ट्यूब के अंदर, तो उससे I² लॉस होगा। उसके और जो लॉस होगा हीट के फॉर्म में होगा। तो जो लॉस होने के कारण जो हमारा हीट प्रोड्यूस होता है, हीट अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हुआ रहता है, वही उसी हीट से हमारा जो सोडियम है वो भी धीरे धीरे वेपराइज होना शुरू हो जाता है। और फिर नियॉन गैस के साथ साथ सोडियम वेपर से भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्शन है किसका, तो हमारा ये सोडियम वेपर लैंप का। इसको हमेशा यू शेप में इसका जो शेप रहता है डिस्चार्ज ट्यूब का, वो हमेशा यू रहता है। यू शेप में इसलिए रहता है क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है और इसका जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़े, इसके कारण हम लोग यू शेप में रखते हैं। लेंथ बढ़ने से क्या होगा, लेंथ बढ़ने से यह होगा कि बहुत ज़्यादा उसमें गैस भरे जाएंगे, नियॉन गैसेस भरे जाएंगे और साथ ही साथ हमारा सोडियम वेपर जो है वो भी बहुत ज़्यादा भरा जाएगा, जिसके कारण जो हमारा लुमिनस इफिशिएंसी इस सोडियम वेपर लैंप का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब पूरे गैस से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो हमारा बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण हमारा जो लुमिनस इफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। इस लैंप का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो 300 डिग्री सेल्सियस होता है।
ये सारी चीज़ें हम लोग अब देखेंगे, जो कि हम नोट्स लिख कर भी लेकर आए हैं, हम लोग उसको देखिए। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया वही बात यहाँ पर भी लिखा भी हुआ है। सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प कंसिस्ट ऑफ ए बल्ब कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटालिक सोडियम नियोन गैस एंड 2 सेट ऑफ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू ए पिन टाइप बेस। हाँ, तो हमने अभी बताया सोडियम वेपर लैम्प में बेसिकली कौन कौन सा गैस होता है, नियोन गैस होता है और सोडियम मेटालिक सोडियम का वेपर डाला जाता है, सोडियम डाल दिया जाता है। नियोन गैस और सोडियम हमारा रहता है सोडियम वेपर लैम्प में। सोडियम वेपर लैम्प में नियोन गैस और सोडियम रहता है और 2 इलेक्ट्रोड रहता है, जो कि हमारे 2 इलेक्ट्रोड उसमें रहता है। द प्रेजेंस ऑफ नियोन गैस क्या करता है, सबसे पहले नियोन गैस डिस्चार्ज होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो नियोन गैस सबसे पहले डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के बाद उससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा जो है सोडियम, उससे कभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वो भी डिस्चार्ज नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ उस ट्यूब के अंदर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है कुछ ना कुछ रहता है, ज़्यादा ही रहता है, जिसके कारण जो गैस जो करंट फ्लो हो रहा है हमारे नियोन गैस से, उसके कारण जो लॉस होता है I2R लॉस जो होता है ट्यूब के अंदर, उससे हीट जनरेट होता है और वह हीट हमारे सोडियम को क्या कर देता है, वेपराइज कर देता है और डिस्चार्ज करवा देता है और उससे करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। और जब करंट का फ्लो होना शुरू होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने एक्साइटेशन स्टेट में ला दिया। इलेक्ट्रॉन को उस जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। जब आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, और जब अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए फिर से अपने ऑर्बिट में जाना चाहेगा, फिर से अपने सेल में जाना चाहेगा, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जाना चाहेगा। जब जाएगा तो अपने हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और वहाँ से हम लोग को लाइट प्रोड्यूस होगा। तो इससे लाइट प्रोड्यूस होता है। ये बेसिकली सारे जो लैंप हैं उन सब के बारे में हमने अभी बताया। टू स्टार्ट द डिस्चार्ज एंड डेवलप इनफ हीट टू वेपराइज द सोडियम। हाँ, तो सबसे पहले हमने बताया भी, नियोन गैस सबसे पहले डिस्चार्ज होता है, अपने क्रॉस करंट को पहले सबसे पहले फ्लो करवाता है, और फ्लो करवाने के बाद इसके बाद फिर हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने के कारण जो सोडियम होता है वो उसका भी डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बाद है सिंस लॉन्ग डिस्चार्ज पाथ आर नेसेसरी देयर फॉर द डिस्चार्ज ट्यूब इज यूजुअली बेंट इन द फॉर्म ऑफ यू शेप। हाँ, बहुत लंबा डिस्चार्ज पाथ होना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लुमिनस फ्लक्स अगर एफिशिएंसी हम लोग को ज़्यादा चाहिए तो हम लोग को ज़्यादा एरिया में, ज़्यादा सरफेस एरिया में, ज़्यादा लेंथ में हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, गैस और मेटल वेपर को, सोडियम वेपर को डालना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा अगर लेंथ होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा दूर तक करंट फ्लो होगा, और बहुत ज़्यादा दूर तक करंट फ्लो होगा तो हम लोग को जो लाइट इमिट होगी बहुत ज़्यादा सारे सरफेस से हम लोग को लाइट इमिट होगी, और सारे जगह से हम लोग को लुमिनस फ्लक्स निकलेगा, तो जिसके कारण जो हमारे लुमिनस एफिशिएंसी है, लैंप एफिशिएंसी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये बात याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर एक एग्जाम में, जो कि आप इस कंपटीशन के एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है, जो लैंप है, सोडियम वेपर लैंप, उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सोडियम वेपर का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है, सोडियम वेपर लैंप इज ओनली सुटेबल फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये केवल एसी करंट के लिए ही सुटेबल है, और चूंकि एसी करंट के लिए सुटेबल है तो इसमें रेसिस्टेंस को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम लोग चोक या बालास्ट को ऐड करेंगे, ताकि वो क्या करेगा, यही चोक जो है लीकेज रिएक्टेंस के वैल्यू को बढ़ा देगा, और जब लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा तो फिर चूँकि लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो ये करंट को अपोज करेगा, चेंजिंग करंट को अपोज करेगा, करंट के वैल्यू को धीरे धीरे कम करना चाहेगा। शॉर्ट सर्किट जो करंट का वैल्यू होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उस करंट के वैल्यू को कम करेगा, और जब वो करंट के वैल्यू को कम कर देगा तो हम लोग यही काम के लिए हम लोग लीकेज रिएक्टेंस के वैल्यू को बहुत ज़्यादा रखते हैं, चोक के वैल्यू को बहुत ज़्यादा रखते हैं। और ये अपने अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करवा कर किसके अक्रॉस देता है, हमारे ट्यूब के अक्रॉस देता है, जो कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, ये एक बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं किसके, पावर सप्लाई, लैंप को पावर सप्लाई देने के लिए हम लोग हमेशा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर का, ऑटो ट्रांसफार्मर का।
तो हम लोगों ने अभी 3-4 वीवीआई क्वेश्चन को, वीवीआई प्रश्न जो इसमें से निकल सकते हैं उसको हम लोगों ने देखा। सबसे पहला जो आप नोट करते जाइए, सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा, सोडियम वेपर लैम्प कितने डिग्री पर ऑपरेट करता है, 300 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा वीवीआई क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, इसमें कौन कौन से गैस यूज होते हैं, नियॉन गैस यूज होते हैं, और साथ ही साथ इसमें सोडियम मेटल का यूज किया जाता है। थर्ड इसमें हम लोग ने देखा सोडियम वेपर लैंप किस किस प्रकार के सोर्स के लिए वैलिड है, तो एसी सोर्स के लिए वैलिड है, नॉट फॉर डीसी के लिए वैलिड नहीं है, इस केवल एसी पर वैलिड होता है। चौथा हम लोगों ने पॉइंट देखा, अब चूँकि ये चौथा हम लोगों ने पॉइंट देखा कि इसमें सप्लाई किससे क्या आता है, तो इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग लैंप को सप्लाई देते हैं। द ओपन सर्किट सेकेंडरी वोल्टेज इज 470 to 480 वोल्ट, इतना वोल्ट खर्च हो जाता है। ओपन सर्किट होता है सेकेंडरी वोल्टेज, ओपन सर्किट सेकेंडरी वोल्टेज ही 470 से 480 वोल्ट। ये भी आप इन लोग याद रखिएगा। सोडियम वेपर लैंप में जो ओपन सर्किट सेकेंडरी वोल्टेज होता है कितना होता है, तो 470 से 480 वोल्ट। अब एक बात और आपको याद रखना होगा, क्योंकि हम लोग चौक का इस्तेमाल किए हैं तो पावर फैक्टर के वैल्यू को घटा देगा, जैसा कि डिस्चार्ज ट्यूब लैंप में भी हो रहा था, वो पावर फैक्टर के वैल्यू को घटा दे रहा था, 0.3 कर दे रहा था। तो हम लोग किसका यूज किए थे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, कैपेसिटर का यूज किए थे, जो कि क्या करेगा, हमारे पावर फैक्टर के वैल्यू को बढ़ा देगा। कितना कर देगा, 0.8 कर देगा। हाँ देखिए लिखा भी हुआ है, ड्यू टू यूज ऑफ द चोक पावर फैक्टर गोज down such as 0.3 to improve the power factor is about 0.8 a capacitor is connected across the supply terminal। हाँ सप्लाई टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को यूज कर देंगे, कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे, तो हम लोग पावर फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आप लोग एक क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि पावर फैक्टर का वैल्यू को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, तो पावर फैक्टर को बढ़ाने के वैल्यू को बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसी जब सोर्स रहता है तो पावर का जो फॉर्मूला होता है V/I/cos∅ होता है, और I वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना होगा, P/V/cos∅, यानी I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos∅। यदि cos∅ का वैल्यू कम रहेगा तो हम लोग को ज़्यादा करंट चाहिए, और यदि cos∅ के वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो हम लोग को क्या चाहिए, कम करंट चाहिए। और ये तो वही अगर हम लोग cos∅ का वैल्यू अगर कम रखेंगे, कैपेसिटर का यूज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर यदि करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमें मोटा वायर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसके कारण हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं, और कैपेसिटर के यूज करने से हमारा पावर फैक्टर का वैल्यू बढ़ जाएगा, और यदि पावर फैक्टर का वैल्यू बढ़ गया तो हम लोग का जो करंट रिक्वायर है वो बहुत कम होगा, और जो कि हम लोग पतले वायर से भी हम लोग उस करंट को सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एट लास्टली पावर फैक्टर के वैल्यू को बढ़ा देते हैं। हाँ अब और आगे देखते हैं, इनिशियली जब हम लोग अब इसके वर्किंग को देखते हैं, तो वर्किंग इसका ये है कि जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो हमारा जो होता है नियॉन गैस जो होता है सबसे पहले डिस्चार्ज होता है, और इस नियॉन गैस अपने क्रॉस वोल्टेज को लेता है, लेने के बाद खुद वो डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब कि डिस्चार्ज होने का मतलब वहाँ उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है, थर्मोस्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है सब बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद करंट फ्लो होने लगता है, और फिर जब वो अनस्टेबल फॉर्म में रहता है तो फिर अपने अंदर जब जाता है, अपने सेल के अंदर जाता है, तो वहाँ से लाइट भी प्रोड्यूस करवाता है। तो कैसा लाइट प्रोड्यूस करवाता है, तो जब सबसे पहले ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको दिखाते हैं। जो हमारा नियॉन गैस है वो क्या, नियॉन गैस जब डिस्चार्ज होगा तो कैसा कलर देगा, रेड ऑरेंज। ये एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में कई सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई में पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन बैंक जब आप देखिएगा आरआरबी जेईई का, तो उसमें ये जरूर क्वेश्चन, अगर सोडियम वेपर से क्वेश्चन आया है तो ये जरूर क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, रेड ऑरेंज कलर का। जब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जब सोडियम वेपर लैंप को ऑपरेट करवाएंगे इनिशियली कंडीशन में, तो कैसा कलर देगा, तो इनिशियली कंडीशन में तो केवल नियॉन गैस डिस्चार्ज होगा। नियॉन गैस जब डिस्चार्ज होगा तो कैसा कलर देगा, रेड ऑरेंज कलर देगा।
लेकिन फिर इसके बाद जब हम लोग को जो सोडियम जो है वो भी जब डिस्चार्ज हो जाएगा तब कैसा कलर आएगा पूरे सोडियम वेपर लैम्प का। तो जब सोडियम भी डिस्चार्ज हो जाएगा तब जो हमारा कलर आएगा सोडियम वेपर लैम्प का वो मोनोक्रोमेटिक येलो। मतलब मोनोक्रोमेटिक येलो का मतलब येलो का जो वेवलेंथ होता है वही उसी वेवलेंथ के लाइट को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि येलो को वो प्रोड्यूस करेगा। और लैंप को जो ऑपरेट होने में जो टाइम लगता है फुल्ली ऑपरेट होने में, यानी इनिशियली अगर ऑपरेट होगा तो रेड ऑरेंज कलर देगा, लेकिन येलो कलर तक ऑपरेट होने में उसको कितना मिनट लग जाता है, 10 से 15 मिनट लग जाता है। जैसा कि आप लोग अब देख पा रहे होंगे। अब यहाँ से जो नोट पॉइंट मैंने लिखा है उसको आप लोग भी अपने नोटबुक में एकदम उसी तरह अच्छा सा उसको नोट करते जाइए। ये जो सोडियम वेपर लैंप है ये अगर एग्जाम में पूछा तो इसमें से जो मेरे द्वारा बनाए गए नोट पॉइंट है वो जरूर से जरूर आ जाएगा आपके क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। द लैम्प विल कम्स अप इट्स रेटेड लाइट आउटपुट इज अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट से 15 मिनट, यानी कि 10 से 15 मिनट लग जाएगा लैम्प को अपना जो उसका जो ल्यूमिनेस इफिशिएंसी है, उसका जो लैंप इफिशिएंसी है वहाँ तक पहुँचने में इसको कितना मिनट लग जाएगा, 10 से 15 मिनट लग जाएगा। मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट प्रोड्यूस करने तक इसको कितना मिनट लग जाएगा, 10 से 15 मिनट लग जाएगा। और इस सोडियम वेपर लैंप का जो इफिशिएंसी है वो कितना होता है, 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट, यानी 1 वाट जब खर्च करेगा, 1 वाट जब इसको दिया जाएगा तो 40 से 50 ल्यूमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। बाप रे, बहुत सबसे ज़्यादा अभी तक का जो हम लोगों ने 3 लैंप के बारे में पढ़ा। पहला इनकैंडेसेंट लैंप जिसका 10 से 15 ल्यूमेन पर वाट होता है, लैंप इफिशिएंसी कम ही होता है। दूसरा हमने हैलोजन लैंप के बारे में पढ़ा तो भी 30 से 40 ल्यूमेन पर वाट होता है, लेकिन इसका जो इफिशिएंसी अभी तक में हम लोगों ने सोडियम वेपर लैंप के बारे में पढ़ा तो उसका जो इफिशिएंसी होता है 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होता है। The major application of this light or lamp for highway lighting, street lighting, park, railway, generally outdoor purpose। हाँ, तो हम लोग भी देखे होंगे रेलवे यार्ड में क्या लगा हुआ रहता है, हमारा सोडियम वेपर लैंप लगा हुआ रहता है। जो हाईवे पर जो लाइटनिंग की व्यवस्था रहती है वो सब सोडियम वेपर लैंप ही रहता है, क्योंकि इसका जो ल्यूमिनेस एफिशिएंसी बहुत ही हाई होता है, 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट। जो इसका जो एवरेज लाइफ होता है ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। द एवरेज लाइफ ऑफ सोडियम वेपर लैंप इज अबाउट 3000 से 4000 आवर एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वोल्टेज वेरिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम वेपर लैंप में, ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, फिर से रिवाइज आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सोडियम वेपर लैंप में कौन कौन से गैस का यूज करेंगे, आप बताइए। सही बताया, नियॉन गैस और सोडियम मेटल का यूज करेंगे। दूसरा, सोडियम वेपर लैंप को हम लोग किस शेप में रखते हैं, इसका जो ट्यूब होता है किस शेप का होता है, बढ़िया, यू शेप का होता है। थर्ड, जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है सोडियम वेपर लैंप का वो कितना होता है, बताइए बताइए, 300 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, बहुत अच्छा। चौथा जो है सोडियम वेपर लैंप किस प्रकार के सोर्स के लिए वैलिड है, हाँ बहुत अच्छा, एसी सोर्स। पांचवा प्रश्न, जो सोडियम वेपर लैंप है इनिशियली जो उसका कलर कैसा रहता है, रेड ऑरेंज, बहुत बढ़िया। छठा प्रश्न, जो हमारा सोडियम वेपर लैंप है जब वो मोनोक्रोमेटिक लाइट वो कब प्रोड्यूस करता है, कितने मिनट के बाद प्रोड्यूस करता है, ऑपरेट होने के 15 मिनट बाद, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इफिशिएंसी सोडियम वेपर लैंप का कितना होता है, 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट। और इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये कभी भी अफेक्ट नहीं होता वोल्टेज के वेरिएशन से। वोल्टेज को आप वेरी करवाते जाइए तभी भी ये इससे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता। तो यही एक सोडियम वेपर लैंप ही एक लैंप है जो कि वोल्टेज के वेरिएशन से अफेक्ट नहीं होता है। तो ये 7 क्वेश्चन अभी तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी और इम्पोर्टेंट है, सोडियम वेपर लैंप हमेशा किस पोजीशन पर ऑपरेट होता है,
हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे उसको ऑपरेट करवाया जाता है। द लैम्प विल, हाँ अब ये भी देख लीजिए, ये आपको वर्ड के लिए, द लैम्प विल फेल्स टू ऑपरेट, फिलामेंट ब्रेक और बर्न आउट। यानी कि लैंप कब ऑपरेट होना बंद कर देगा, जब फिलामेंट इसका जल जाएगा तब ऑपरेट होना बंद कर देगा। सिंपल, द कैथोड स्टॉप्स टू इमिट इलेक्ट्रॉन, या जो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड इमिट करवा रहा है वो इमिट करवाना बंद कर दे तो जो हमारा लैंप है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, हाँ यही बात हमने शुरू में ही किया था। द सोडियम पार्टिकल में कॉन्सेंट्रेट ऑन वन साइड ऑफ द ट्यूब, सो इट इज जनरली यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये सबसे वीवीआई, अभी तक का सबसे वीवीआई प्रश्न। जो हमारा सोडियम वेपर लैंप है वो उसको जनरली किस पोजीशन में रखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि जो सोडियम पार्टिकल है वो किसी एक साइड ऑफ ट्यूब के किसी एक साइड पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, इसी कारण हम लोग कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग इसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं। हाँ अब देखिए, ल्यूमेन जो आउटपुट है नॉर्मल सोडियम वेपर लैंप का 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट है, लेकिन जो मॉडर्न में जो सोडियम वेपर लैंप का यूज किया जा रहा है वो उसका जो ल्यूमिनेस इफिशिएंसी है 190 ल्यूमेन पर वाट, 190 ल्यूमेन पर वाट है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी। तो 7 से 8 क्वेश्चन हो गए। तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। यहाँ से आपको 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जरूर से जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। ये 190 ल्यूमेन पर वाट। लीक ट्रांसफार्मर यूज्ड इन, कैसा ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज करते हैं, तो वहाँ पर लोगों ने पढ़ा था ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ठीक है ऑटो ट्रांसफार्मर का ही यूज करते हैं, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में कैसा ट्रांसफार्मर, लीक ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं सोडियम वेपर लैंप में फॉर हाई लीकेज रिएक्टेंस। हाँ लीकेज रिएक्टेंस के वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लीक ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और ये लीकेज रिएक्टेंस का क्या करेगा, जो हमारा कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा हमारे ट्यूब में जो सोडियम वेपर है और जो नियॉन गैस से कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उस समय धीरे धीरे करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा और रेजिस्टेंस घटने लगेगा, और उस समय धीरे धीरे हमारा शॉर्ट सर्किट का कंडीशन आने लगेगा। उसी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को से बचाने के लिए रिएक्टेंस क्या करेगा, अपने वैल्यू को, उसका जो रिएक्टेंस का जो वैल्यू होगा बहुत ज़्यादा रहेगा। लीक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे तो लीकेज रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, जो कि शॉर्ट सर्किट करंट के वैल्यू को कम कर देगा। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, यानी कि एक बार आयनाइज हो जाने के बाद जो 470 से 480 वोल्ट ओपन सर्किट सेकेंडरी वोल्टेज लगता है, इसमें एक बार आयनाइज हो जाने के बाद केवल 5 वोल्ट लगता है उसको मेंटेन करने में। ये आप लोग हमेशा जानते होंगे कि जब एक बार सोडियम वेपर लैंप ऑपरेट हो गया या एक बार गैसेज डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेट हो गया, तो उसको फिर मेंटेन करने में, उसको करंट को लगातार फ्लो करवाने में बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट की आवश्यकता, बहुत कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज की आवश्यकता होती है। माफ़ कीजिएगा, करंट नहीं वोल्टेज की, बहुत कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वो उसको मेंटेन करे। अब इसका डिसएडवांटेज, कुछ बहुत सारे एडवांटेज हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसमें एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। कैसे ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। सोडियम इज हजार्ड्स एंड कैन कैच फायर इजली व्हेन कांटेक्ट विथ एयर। हाँ ये भी बात आपको पता है, सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी कारण अगर इसको हम लोग एयर में रख देंगे, खुली एटमॉस्फेयर में रख देंगे, तो तुरंत ये फायर को कैच कर लेगा, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डेंजरस, हमारे लिए डेंजरस भी है। और इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जिसके कारण इसका कॉस्ट हाई हो जाता है। और सोडियम के प्रिकॉशन के लिए कि सोडियम हजार्डस ना हो जाए हम लोग के लिए, प्रिकॉशन तो कुछ रखेंगे, उस प्रिकॉशन को रखने के लिए हम के कारण भी हमारा जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अपने नोट्स को प्रॉपरली बनाते रहिए। इस आप ही लोग के लिए हमने इस प्रकार का मीडियम चुना है, जिससे आप लोग का नोट्स अच्छी तरीके से बनता रहे। और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
चलिए थैंक यू, इस लेक्चर में इतना ही।